बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन या कंजर्व रहने का मतलब ये होता है दैट रिमेन सेम। अगर आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इसका क्या मतलब होगा? द टोटल मैस ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। इसी तरीके से अगर आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व रहना, सेम रहना, so the total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved। के जो टोटल मोमेंटम होगा किसी भी जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं पार्टिकल्स वगैरह, उसके टोटल जो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम है वो सेम रहता है। अब फॉर एग्जांपल कि दो जो है ना वो मोमेंटा यानी कि मोमेंटम जो है ना वो उसकी प्लस प्लूरल है कि अगर इनिशियल मोमेंटम पी आई है और फाइनल मोमेंटम पी एफ है, सो फिर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक क्या हो जाएगा? दैट द मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। हम इसको इधर ले जाएंगे, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो पी एफ माइनस पी आई क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। सो जो टोटल मोमेंटम चेंज होगा वो सेम रहेगा, जो इनिशियल था और जो फाइनल था ये दोनों बराबर होंगे। यही जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोलिजन प्रॉब्लम्स में। कोलिजन मतलब जब दो बॉडीज़ आपस में आके टकरा रही होती हैं तब। when a collision occurs in an isolated system due to the internal forces, the momentum of each particle changes. Such forces do not contribute to net force, which remains zero. Hence, the total momentum of the system does not change with the passage of time. It is applicable in explosions. ठीक है, जो धमाके होते हैं उसके लिए उसके अंदर भी इसका जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है या उसको उसके अंदर पढ़ा जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इन एन एक्सप्लोजन द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ द एटम इज ट्रांसफर्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैगनेंट। कि जैसे ही कोई भी धमाका होता है तो ऐसी सूरत में उनके अंदर जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, स्टोर होती है उस केमिकल के अंदर, जो बॉम्ब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जितनी जो उसकी एनर्जी होगी केमिकल, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करती है। लेकिन जो टोटल पहले और बाद में रहती है वो टोटल मोमेंटम जो है ना जो है वो सेम ही रहता है। और फॉर एग्जांपल अब ये एक्सप्लोजन की उन्होंने जो है ना वो एग्जांपल दी है। इनिशियली तौर पर जो है वो डेटोनेटर्स होते हैं जो कि बॉम्ब के साथ जो है ब्लास्ट करते हैं। अब इनिशियल इसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। इनिशियल ज़ीरो होने के बाद ये यहाँ से चलेगा तो फाइनल जो मोमेंटम है वो भी इसका ज़ीरो ही रहेगा, ये यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। कोई भी किसी किस्म का जो है ना वो मोमेंटम में तब्दीली नहीं आती इस केस में। सो दो द सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है क्योंकि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही। जो भी एक्सप्लोजन होता है इस कैनन के अंदर, बॉल जो है वो फॉरवर्ड जाता है हाई स्पीड के साथ, और कैनन जो है वो रिकॉइल करती है पीछे की तरफ। तो जितनी वेलोसिटी के साथ वो आगे जाता है उसी हिसाब से वो कैनन भी पीछे की तरफ जो है वो जर्क करती है, तो लिहाजा टोटल मोमेंटम जो है वो सेम ही रहता है। ऐसे ही कराटे प्लेयर भी हैं या फिर क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। बॉल जो आ रही होती है उसके मोमेंटम और बैट का ऑपोजिट होता है, दोनों स्ट्राइक करते हैं, टोटल मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। बैट का जो है वो पीछे की तरफ जर्क नेगेटिव की तरफ जाता है, बॉल का जो है ना वो आगे पॉजिटिव की तरफ जाता है। रॉकेट्स और जेट इंजन में भी ऐसे ही होता है कि बड़ी हाई एनर्जी के साथ जो है गैसेस को पीछे की तरफ उनको बर्न किया जाता है और पीछे की तरफ फेंका जाता है, जिसके नतीजे में वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? कि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है, किसी किस्म के जो है ना उसकी एनर्जी में तब्दीली नहीं होती। जबकि इन इलास्टिक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती, एनर्जी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल लें, बॉल को लेके अब नीचे ज़मीन में फेंकते हैं तो वो रीबाउंस करती है, बार बार जो है वो ऊपर नीचे
जो है वो रिबाउंस करती है। पहली बारी में उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, दूसरी बारी में उससे कम, तीसरी बारी में कम, चौथी, और एंड में आके बिल्कुल वो रुक जाएगी। अब ये जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन है जो उस बॉल का और ज़मीन का आपस में हो रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं हो रही, आहिस्ता 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 जो है वो नीचे 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 जाती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है। ये एनर्जी उसकी टोटल कम नहीं हो रही, बेसिकली ये एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि जब बॉल नीचे गिरती है उसके साथ ज़मीन के साथ टकराएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, थोड़ी सी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही होगी। लेकिन जो कंजर्व इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है, ये जो है ना वो कोलिजन टोटल का टोटल जो है वो एनर्जी कंजर्व्ड होता है। फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, ये जब कोलाइड करते हैं तो टोटल एनर्जी जो है ना वो सेम ही रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल उनकी एक में लॉस हो रही होती है, दूसरे में वो जो है ना वो ऐड हो रही होती है, तो जितनी एक में लूज़ करते हैं दूसरा वो जो है उतनी ऐड अप हो जाती है, तो टोटल एनर्जी जो होती है ना वो इसमें जो इलास्टिक कोलिजन है इसके अंदर कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जबकि इन इलास्टिक जो कोलिजन है ये ऐसा है जिसमें मोमेंटम और सिस्टम का जो है ना वो तो कंजर्व रह जाता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। यानी कि सिर्फ यही फ़र्क आ गया कि एनर्जी इज़ कंजर्व्ड और एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट देखें इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन के लिए आप एक एग्जांपल हम जो है ना इसको इसमें अब ध्यान में रखें कि बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, बिलियर्ड बॉल्स के मुताबिक इसको कहते हैं, मैं कह देता हूँ कि एक बॉल है जिसकी जो मैस है वो m1 है और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है इसको u1 से डिनोट किया गया है। दूसरी बॉल m2 है और उसकी वेलोसिटी को u2 से डिनोट किया गया है। अब ये दोनों बॉल्स जो है वो मूव कर रही हैं इस तरीके से कि m1 की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, ये आती है आके इसके साथ टकरा जाती है, टकराने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है इसकी फोर्स इधर लगेगी, इसकी फोर्स इधर लगेगी, इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब इस वाली बॉल्स की वेलोसिटी m1 जो है इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर u1 से चेंज होकर v1 होगी, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी भी चेंज होकर v u2 से v2 में कन्वर्ट हो गई। ऐसी सूरत में अब ये बॉडीज़ की जो है ना वो वेलोसिटीज़ पॉजिटिव होंगी अगर वो टूवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव इफ़ इन मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, अगर वो इस तरफ मूव कर रही हैं दोनों की तरफ तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ मूव कर रही होंगी तो फिर वो नेगेटिव है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या था कि टोटल मोमेंटम सेम रहता है। इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये तो बिफोर कोलिजन था, और आफ्टर कोलिजन ये है, तो बिफोर एंड आफ्टर जो है ना वो सेम होना चाहिए, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने कहा था। अब इसमें m1 वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, इक्वेशन में m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब यहाँ से देखें m1 कॉमन आ गया दोनों में से, इन दोनों में से m1 कॉमन आ गया, तो m1 कॉमन आया, बाकी क्या बचा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन आ गया, बाकी बचा v2 माइनस u2। अभी हमारे पास m1 और m कॉमन आ गए। अब हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो पहले स्ट्राइक करती थी और जो बाद में थी वो दोनों सेम रहनी चाहिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम इसके ऊपर जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 प्लस 1/2 m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1/2 m1 v1 के स्क्वायर जाएंगे, v का स्क्वायर होता है,
और प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर। अब इसमें भी ऐसे ही करें कि आप m1 वाले सारे इकट्ठे कर दें, तो क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। अब इसमें से आप देख लें 1/2 यहाँ से कॉमन लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 कॉमन लेके आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ से कॉमन लेने के बाद m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अब 1/2 से यहाँ से कट हो गया। अब यहाँ से m1 भी कॉमन निकाल लें, ठीक है, चाहे तो एक ही स्टेप में निकाल लें, लेकिन मैंने 2 स्टेप में कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा m1 कॉमन आ गया, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन निकाल लिया आपने, बाकी क्या बचा आपके पास v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसके ऊपर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम मैथ्स का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 इंटू u2 माइनस v2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। अब ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इस तरह करें कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन इससे पहले फाइंड आउट की थी, हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी इससे इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एक ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें जो अभी हमने फाइंड आउट की है, इनको आपस में डिवाइड कर दें। अब ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास, इससे हमने डिवाइड करना है इसको, इस इक्वेशन से। अब इसको इससे डिवाइड करके हम देखते हैं, डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा m1 जो वो इक्वेशन थी इंटू v u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 ओवर क्या था हमारे पास v2 माइनस u2, तो आ जाएगा v2 माइनस u2। अब यहाँ से कटिंग हो गई, ठीक है। अब बाकी हमारे पास क्या बचा वो लिखेंगे। बाकी हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इसमें से u वाले एक तरफ कर लें और v वाले एक तरफ कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसमें से भी जो v वाले हैं वो सारे एक तरफ हम कर लेते हैं, सो ये क्या आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया v1 माइनस v2। अब आप देखें कि इससे हमें क्या पता चला, ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी बॉडीज़ की कोलिजन के बाद वो इक्वल तो होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि एक लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो दूसरा राइट की तरफ मूव करेगा। अब हमें जो इससे क्या पता चलता है कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं इलास्टिकली, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है जो कि अप्रोच कर रही होती है, जो कि पीछे उसकी तरफ बढ़ रही होती है, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले इक्वल होती है रिलेटिव स्पीड सेपरेशन, यानी कि टकराने के बाद जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। और इसी इक्वेशन में से अगर मैं जो है वो v2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ
तो V2 की वैल्यू जो भी हमने इक्वेशन निकाली उसमें से V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये इक्वेशन है, इसमें से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ V2 की, इस V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो V2 की निकल आई है। अब ये जो V2 की वैल्यू निकली है, ये जो हमारी सबसे फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें हमने कहा था, क्या कहा था हमने फर्स्ट इक्वेशन में कि बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होना चाहिए m1v1 प्लस m2v2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी बिफोर और आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे V2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v2 की जगह पे उसकी वैल्यू ये आ जाएगी u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस ये क्या हो जाएगा m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। अब इसमें v1 जो है ना उनको एक तरफ रह देंगे, बाकियों को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। उस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इस m1 और m2 आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, जब ये उठ के उधर जाएंगे तो आ जाएगा m1u1, ये तो पहले से ही इधर था, प्लस ये उधर जाएगा तो m2u2 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा m2u1 और साथ प्लस m2u2, ये उठ के उधर चला जाएगा। यानी v वाले एक तरफ कर लिए, u वाले एक तरफ कर दिए हमने। ये इसमें से v1 कॉमन ले लिया हमने, बाकी क्या बचा हमारे पास m1 प्लस m2, v1 कॉमन लेने के बाद। इसी तरीके से इन माइनस वालों से भी u का कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ठीक है, इनमें से भी कॉमन ले लिया जाएगा u1, जिससे इसमें से कॉमन निकलते हैं। कॉमन निकालने के बाद u1 जब कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा m1 माइनस m2 और प्लस 2m2u2, ठीक है। ये जो m2u2 दोनों एक जैसे हैं, प्लस प्लस वाले ये आ गए, इनमें से कॉमन निकाल लिए हमने। अब यहाँ पे हमारे पास m1 m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v1 जो है इसके इन सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू ओवर यूँ कर लें m1 प्लस m2 और ये u1 एज इट इज साइड पे लिख लें, प्लस दोनों के साथ अलग अलग लिखा जा सकता है, सबके साथ नीचे भी लिखा जा सकता है उसको, तो आ जाएगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2 और साथ में u2 ये वाला लिखा जाएगा। इस तरीके से इसकी हमने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली है कि क्या वेलोसिटी होगी। अब इस इक्वेशन से अगर मैं चाहूँ तो मैं v1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर v1 फाइंड आउट करना है, ये इधर चला जाएगा तो v1 हमारे पास आ गया, v2 तो इधर ही है, ये दोनों उठ के इधर आ जाएंगे, प्लस u2 माइनस u1। ऐसे में हम यहाँ से v1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इसको फिर दोबारा जो है जहाँ पे हमने पहले v2 की वैल्यू पुट की थी उसकी जगह पे अब v1 की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 हो गया। अब इसके बाद m1, अब v1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की जाएगी। v1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो निकली थी u1, हमारे पास आ जाएगा u2 प्लस v2 माइनस u1 और साथ में प्लस m2 और v2 लिखा जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास आ गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1u2 प्लस m1v2 माइनस हमारे पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2v2। ये हमारे पास सारे आ गए। अब इसमें से बिल्कुल वैसे ही जो है ना वो इकट्ठा करते जाएंगे, इनको देखें m1 और हमारे पास है यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे ये वाले v2, m1v2 और बाकी आ जाएगा m2v2,
प्लस m2 v2, ये सारे एक तरफ हमने कर दिए यहाँ से, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया इज इक्वल टू m1 u2 प्लस m1, यहाँ से उठ के इधर आ गया हमारे पास v1, और बाकी बच m1 v2, चूँकि m1 v2 है ना हमारे पास, और प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास m1 u1, ये आ गया हमारे पास प्लस m2 और v2 आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट कर दी उसकी जगह पे। अब इसमें से बिल्कुल वैसे ही सारे हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से देखें कॉमन ले लिया हमने कॉमन v2, जब v2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया m1 प्लस m2, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा 2 m1 u1 और माइनस, फिर हमने अगले में से कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू u2। ये इक्वेशंस हैं, बस उनको आगे पीछे करके आपने कॉमन ले लेने। अब ये इस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो v2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 m1 u1 ओवर m1 प्लस m2 u2 को थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं, और माइनस आ जाएगा दूसरी तरफ हमारे पास m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। इस तरीके से दूसरे वाले की वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने v1 की वैल्यू पुट की, फिर v2 की वैल्यू पुट कर दी, दोनों बार पहले v2 की फिर v1 की। इसी के से हमने जो है ना वो आफ्टर और बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ जो है वो भी फाइंड आउट कर ली। अब इसके कई केसेस हैं, बहुत ज़्यादा फर्दर केसेस हैं, जिसमें से कि जब वो स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल एक मैस ये है, ये m1 है, दूसरा मैस जो है ये m2 है। ऐसी सूरत है कि m1 इज इक्वल टू m2, दोनों के मैसेज बराबर हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में अगर जो है ना वो फिर जो 1 की वेलोसिटी वो दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि जो v1 है वो जो है ना वो u2 के इक्वल, और v2 जो है वो u1 के इक्वल, दोनों इक्वल के सेम हो जाएंगी। ऐसे ही एक दूसरा केस है कि एक बॉडी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, पीछे से ला के जो है ना वो बॉडी इसके साथ आके स्ट्राइक करती है। ऐसी सूरत में इसका जो v1 है वो 0 है, लेकिन m1 जो है ना वो इक्वल है m2 के, दोनों बॉल्स की जो है वो बराबर है। तीसरा बेशुमार केसेस है। तीसरा केस है कि जो बॉडी है वो बहुत छोटी है और दूसरी बॉडी बड़ी है, जब ये बॉल इसके साथ आगे टकराती है तो ऐसी सूरत में इसकी डबल वेलोसिटी जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है कि m1 बहुत बड़ा है m2 से। दूसरा केस है कि m1 बहुत छोटा है m2 से, जो पीछे से स्ट्राइक कर रही है बॉडी वो बहुत छोटी है। तो इस तरीके से डिफरेंट केसेस हैं जिससे इसको किया जा सकता है। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है केसेस में तो इसके केसेस की डेरिवेशन भी मैं कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ख़त्म करेंगे। एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है वो आपको इसके बारे में अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।